देखिए इसमें इसमें जो नेक्स्ट थ्योरी है ये है मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसों की वेलोसिटीज को मैक्सवेल ने कैसे एक्सप्लेन किया उसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सवेल का कहना ये था कि किसी भी गैस की जो वेलोसिटी होती है उसको तीन तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। उसको तीन तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली। देखो इसमें तीन तरह से उन्होंने मैथमेटिकली डिफाइन किया वेलोसिटी को। इसमें पहली जो स्पीड उन्होंने डिस्कस की वो थी आपकी एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड या इसको एवरेज वेलोसिटी भी बोला उन्होंने। एवरेज स्पीड, है ना, वी एवरेज। इसका सिंबल इन्होंने दिया वी एवरेज। वी के नीचे छोटा सा ए वी जी लिख देते हैं, है ना। दूसरा इन्होंने एक टर्म डिफाइन किया गैसों के वेलोसिटी के रिगार्डिंग, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और जिसका सिंबल इन्होंने दिया वी आर एम एस। वी आर एम एस। ठीक है, ये सेकेंड टाइप की वेलोसिटी थी। और जो तीसरी टाइप की जो वेलोसिटी डिफाइन करी वो थी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसको हम लोग सिंबल देते हैं वी एम पी। उसको हम लोग क्या सिंबल देते हैं, वीएमपी। तो ये तीन तरह से इन्होंने गैसों की स्पीड को या गैसों की वेलोसिटी को एक्सप्रेस किया मैथमेटिकली। अब ये तीनों का मतलब क्या है ना, कैसे डिफाइन किया उन्होंने ये तीन तरह की वेलोसिटी। और सबसे जरूरी बात तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने तीन तरह की वेलोसिटी को डिफाइन किया, है ना। वो एक ही वेलोसिटी डिफाइन करते, है ना। तीन तरह की वेलोसिटी को देने का पीछे क्या रीजन था, तो ये बात भी हम लोग को समझनी है ना। तो देखिए उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, पहले उनका ऑब्जर्वेशन ही समझ लीजिए। उनका ये कहना था कि जैसे आपने कंटेनर लिया, ठीक है, कंटेनर में कोई गैस फिल करी हुई है ये मान लीजिए, और इसमें कुछ टोटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। इसमें टोटल कितने मॉलिक्यूल है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल। ठीक है, इस कंटेनर में टोटल कितने मॉलिक्यूल है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो इनका ऑब्जर्वेशन था, इनका कहना था कि जैसे उसको एन से, आपको मैं एक सिंपल से डेटा समझाता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। कि जैसे मान लीजिए कि 100 मॉलिक्यूल का मैंने एक सैंपल लिया, एक गैस का सैंपल लिया जिसमें टोटल मॉलिक्यूल्स कितने थे, 100 मॉलिक्यूल, है ना। ठीक है, तो उन 100 मॉलिक्यूल की जब उन्होंने वेलोसिटी देखी तो ऐसा नहीं होता है कि वो सारे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम होगी, है ना। ऐसा मतलब कि नहीं होता है कि 100 के 100 मॉलिक्यूल सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। उनमें गैसों में जो वेलोसिटी होती है वो एक तरह की ग्रुप वेलोसिटी होती है। गैसों की जो वेलोसिटी होती है ना वो एक तरह की ग्रुप वेलोसिटी होती है। ग्रुप वेलोसिटी का मतलब कि आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए कि उसमें 10 मॉलिक्यूल आपने ऐसे देखे जिनकी वेलोसिटी कुछ v1 थी। v1 अब कुछ भी मान लीजिए उसको, जैसे 2 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें 10 मॉलिक्यूल ऐसे थे जो 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहे थे उस कंटेनर में, है ना। अच्छा, अच्छा, 15 मॉलिक्यूल ऐसे मिले जो किसी V2 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे थे, मान लो 3 मीटर पर सेकेंड है V2। कुछ 15 मॉलिक्यूल ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, है ना, जिसको अभी मैं V2 बोल रहा हूँ और वो समझाने के लिए मैंने उसको 3 मीटर पर सेकेंड बोल दिया। ठीक है, फिर उसी में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे, जैसे सपोज 20 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपको कॉम्बिनेशन दिखेगा। ऐसे कुछ 25 मॉलिक्यूल होंगे जो आपके 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे होंगे। ठीक है ना। आपको समझ में आ रही बात। तो यस सर। ऐसे जैसे नंबर बढ़ रहा है ना, ऐसे ऐसे वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो शुरुआत में क्या होता है कि जैसे जैसे ग्रुप में मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है। लेकिन क्या ये बढ़ता ही रहेगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। कि अब देखो, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होने लगेंगे, क्योंकि देखो 25 ये हो गए, 20 ये हो गए, 45 हो गए, और 45 + 15 कर दो तो कितने हो गए, 60।
और 60 प्लस 70, अब बचे कितने 30 मॉलिक्यूल। तो अब नंबर कम होने लगेगा, अब बचे कि 18 मॉलिक्यूल ऐसे मिले जिनकी वेलोसिटी 6 की जगह वो उल्टा कम हो जाएगी, वो फिर वो 4.5 हो जाएगी। और फिर 12 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी वो 3.5 हो जाएगी वेलोसिटी। तो इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है ना। तो इसी को अगर जनरलाइज कर दिया जाए, मैक्सवेल ने इसी को जनरल फॉर्म में बोला कि गैसों के मॉलिक्यूल का जो ग्रुप है, गैसों के मॉलिक्यूल जो होती है, गैसों के मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है ना। ऐसा नहीं कि पूरे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे, ऐसा भी नहीं कि सभी सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे। वो एक ग्रुप में डिवाइडेड होंगे, कुछ कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के एक स्पेसिफिक ग्रुप होगा, और उस ग्रुप के मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, एक सेम वेलोसिटी से मोशन कर रहे होंगे, है ना। बोलो भाई, ये इतनी बात आई समझ में सभी को? यस सर। यस सर। है ना। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो, अभी जैसे यूपी में इलेक्शन का माहौल है ना, अभी यस इलेक्शन होने भी वाले हैं। तो इलेक्शन में ऐसा तो नहीं होता है भाई, किसी भी स्टेट का इलेक्शन हो तो ऐसा कभी नहीं होता कि केवल एक ही पार्टी खड़ी हो, या फिर पार्टी भले ही एक हो लेकिन जो जनता होती है वो एक पार्टी को कभी लाइक नहीं करती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक जनता, वो जितनी भी उस स्टेट की जनता है वो एक ही पार्टी को 100% वोट दे दे, ऐसा कभी नहीं होता है ना। तो इसलिए पार्टी भी अलग अलग होती है भाई। अब जैसे अपने यूपी में बीजेपी इस समय वैसे भी गवर्नमेंट में है, ठीक है, तो बीजेपी एक बड़ी पार्टी भी है। उसके बाद और भी एसपी भी है, वो भी इसको टक्कर देगी इस बार। ठीक है, बीएसपी का तो खैर थोड़ा वोट वेटेज कम हो गया है ना, लेकिन वो भी एक है, ऐसा नहीं वो भी चुनाव लड़ेगी। ठीक है, कांग्रेस भी है ना, जबकि उसका नाम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, लेकिन वो भी एक ऑप्शन है। तो अब आप भी आ गई, और भी कई सारी पार्टियां हैं। तो कहने मतलब वही है कि गैसों में भी ऐसा ही कुछ है, उसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक ग्रुप में है, और उस, अब जैसे मान लीजिए कि कोई बीजेपी ग्रुप में है ना, तो वो तो बीजेपी वालों का ही गुणगान करेगा, उसको वही बातें अच्छी लगेंगी, वही बताएगा वो, है ना। बात समझ में आ रही है? यस तो यस सर। अब कोई एसपी में है तो वो कहेगा नहीं बीजेपी तो घटिया है, उसने ये नहीं किया है, वो नहीं किया है, सब गड़बड़ किया। तो कहने मतलब वही कि उस पार्टी के जो भी मॉलिक्यूल वो एक ही सुर में गाएंगे, ठीक है ना। ये पार्टी की अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो वही बात है कि जो N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो सबकी वेलोसिटी आपस में सेम होगी, वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे होंगे, है ना। जब उनकी रैली निकलेगी, भाई बीजेपी की रैली निकलेगी, तो उसमें हर आदमी यही नारे लगा रहा होगा, हमारा नेता कैसे हो, कैसा हो, योगी महाराज जैसा हो, है ना, यही तो नारे लगाएगा। ठीक है। यस सर। तो ऐसे ही आप यस। समझे कि गैस गैस के मॉलिक्यूल में भी कुछ ऐसा ही है कि N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी V1 है, वो सभी सेम वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं। N2 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, N2 मॉलिक्यूल जो है उनका एक ग्रुप है, और उनमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N2 है, और उनकी वेलोसिटी V2 है ना। V1 V2 डिफरेंट है ना, ये आपस में सेम नहीं है। और ऐसे एक N3 ग्रुप है, इसकी वेलोसिटी V3 है, N4 की V4, ऐसे कुछ N नंबर ऑफ ग्रुप है टोटल, और लास्ट ग्रुप की वेलोसिटी Vn। तो मैक्सवेल ने इसको ऐसे मैथमेटिकली डिफाइन किया। सर अब वेटिंग रूम में आपसे कर यहाँ पे दीजिए। क्वेश्चन, हाँ बेटा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ये तो चलो ठीक है कि अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग सबकी वेलोसिटी है, ठीक है, लेकिन आपसे अब पूछा जाए कि बताइए पूरे गैस की, मतलब पूरे गैस की नेट वेलोसिटी क्या है ना। तो ये बता पाना थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर सबकी वेलोसिटी सेम होती तो वही तो हम लोग पूरे गैस की वेलोसिटी मान लेते, लेकिन उसमें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप हैं, और सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि मतलब पूरे गैस की वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैक्सवेल को सबसे पहले समझ में आया कि यार चलो ऐसा करते हैं, एवरेज ले लेते हैं, है ना। और उन्होंने एक वेलोसिटी डिफाइन करी, एवरेज स्पीड, है ना। अब यहाँ पे कोई भी होता तो उसको भी एवरेज लेना ही सही भी लगता,
क्योंकि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, सबकी अलग अलग वेलोसिटी है। तो उन्होंने क्या किया कि भैया क्या करो, सबका एवरेज ले लो। ठीक है, एवरेज लेने का मतलब ऐसा करो कि जो पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप में मॉलिक्यूल का नंबर n1 है और पहले ग्रुप की वेलोसिटी है v1, तो n1 v1 कर दो। ठीक है, मतलब जो वेलोसिटी है उस ग्रुप के उसमें उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसी का एल्जेब्रिक सम ले लीजिए। अब जैसे सेकेंड ग्रुप है, तो सेकेंड ग्रुप के में कितने मॉलिक्यूल हैं, कुछ n2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, उनकी वेलोसिटी कितनी है v2, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सेकेंड ग्रुप की नेट वेलोसिटी हो गई। ऐसे थर्ड ग्रुप में n3 मॉलिक्यूल है, वेलोसिटी उनकी v3 है, तो ये थर्ड ग्रुप की नेट वेलोसिटी हो गई nv4 n4। ऐसे करते 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 इसको जनरलाइज कर दिए vn nn vn, ठीक है। और डिवाइडेड बाई एवरेज जब भी लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो n1 प्लस n2 प्लस n3 डैश 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 nn, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। ये कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी, एवरेज एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। तो ये इनका एजम्पशन था मैक्सवेल का। अच्छा, फिर उन्होंने जब ये वेलोसिटी निकाली, ठीक है, मैथमेटिकली पहले उन्होंने ये वेलोसिटी कैलकुलेट करी और उस वेलोसिटी का टेम्परेचर से रिलेशन देखा। अच्छा हाँ, एक बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जितनी भी वेलोसिटी है ये सभी टेम्परेचर का फंक्शन होती है ना। क्योंकि टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे, देखो ऊपर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसों में, कि गैसों की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल आल्सो इंक्रीजेस, है ना। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, है ना, बोलो भाई, यस Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब उन्होंने जब काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में जब रिलेशन निकाला, एवरेज काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में, तो ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है, ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है। इसके लिए इसका डेरिवेशन वैसे हम लोग के सिलेबस में नहीं है, फॉर्मूला आपको लग रहा हो कहाँ से आ गया। इसको उन्होंने एक डबल डबल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके ये फॉर्मूला निकाला था मैक्सवेल ने, ठीक है। लेकिन वही बात है कि अभी डबल डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों के 11th या 12th क्लास के सिलेबस में ही नहीं है, इसलिए उसका डेरिवेशन 11th क्लास में मतलब जेई के सिलेबस में नहीं है, बस वो फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है। तो ये फॉर्मूला है v एवरेज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई एम, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है, ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है कि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए एवरेज वेलोसिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 8RT बाई पाई एम, ठीक है। ये फॉर्मूला उन्होंने एक डबल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला था मैक्सवेल ने, ठीक है। तो ये हम लोग को डायरेक्ट याद ही रखना है। अब इसमें ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसमें अगर देखो हम लोग एक फॉर्मूला लगा दे, पीवी इक्वल टू एनआरटी से हम लोग मॉडिफाई करके लाए थे, डेंसिटी में एक फॉर्मूला निकाला था गैसों के लिए। ये फॉर्मूला था पीएम इक्वल टू डीआरटी, है ना। गैसों के लिए ये फॉर्मूला हम लोग लगा भी सकते हैं, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग पीएम इक्वल टू डीआरटी लिख रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे आरटी डिवाइड बाई एम, देखो आरटी डिवाइड बाई एम कर दो, तो आरटी डिवाइड बाई एम किसके बराबर हो जाएगा, पी बाई डी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आरटी डिवाइड बाई एम को रिप्लेस कर देंगे पी बाई डी से। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बाई डी आरटी डिवाइड बाई एम को हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, पी बाई डी के बराबर लिख दे रहे हैं। तो ये फॉर्मूला दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, मान लो ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ मिल जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम फॉर्मूले, ठीक है, क्लियर है। यस एक ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, ठीक है। ये इससे हम लोग को एवरेज वेलोसिटी टेम्परेचर से कैसे रिलेट कर रही है ये पता चला। इसमें छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी मिलेंगे आपको, कि आपको टेम्परेचर दे दिया जाएगा गैस का और आपको वेलोसिटी निकालने को बोली जाएगी, ठीक है। तो सीधे फॉर्मूला ही से निकल आती है।
अब इसमें जो सेकेंड टाइप की जो वेलोसिटी है उस पे हम लोग आते हैं। सेकेंड टाइप की वेलोसिटी है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सेकेंड टाइप की जो वेलोसिटी है उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, इसका सिंबल है वी आर एम एस। वी छोटा सा आर एम एस लिख देते हैं स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, तो ये क्या है, वी आर एम एस क्या है? तो देखो, एक तो एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करी मैक्सवेल ने, है ना, लेकिन एक इन्होंने ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी डिफाइन करी। अब देखो इसको कैसे उन्होंने डिफाइन किया, इसको अगर आपको समझना है तो इसको आप उल्टा रीड करो। इसको आपको समझना है तो उसको कैसे रीड करना है, उल्टा रीड करना है, रिवर्स मैनर में। तो रिवर्स मैनर में सबसे पहले क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है ना। सबसे पहले क्या आ रहा है, स्क्वायर। तो अगर इस वेलोसिटी को मैथमेटिकली लिखना है तो बेटा हर एक ग्रुप के वेलोसिटी जो है, हर एक ग्रुप की जो अपनी वेलोसिटी उसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे पहले ग्रुप की वेलोसिटी v1 मानी थी तो v1 स्क्वायर, दूसरे ग्रुप की v2 तो v2 स्क्वायर, तीसरे ग्रुप की v3 स्क्वायर, v4 स्क्वायर, डैश 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 डैश, लास्ट ग्रुप की vn स्क्वायर। तो पहले मैंने क्या कर दिया, हर एक ग्रुप के वेलोसिटी का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, मीन आ रहा है। मीन मतलब क्या होता है, Average. Their average. है ना, मीन का मतलब एवरेज। बहुत बढ़िया, मीन का मतलब एवरेज होता है। अब आप क्या करो, एवरेज ले लो, इनकी स्क्वायर वेलोसिटीज का एवरेज ले लो, तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ मल्टीप्लाई करते जाइए और उसका सम करते जाइए। अच्छा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल करना मत भूलिएगा, है ना, क्योंकि एवरेज में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। ऐसे ये आ गया एवरेज। ठीक है, और फिर इसके बाद में सबसे लास्ट में देखो रूट लिखा हुआ है, रूट मतलब स्क्वायर रूट। अब इतने पूरे का क्या क्या ले लो, स्क्वायर रूट, है ना, ये ले लिया आपने स्क्वायर रूट। ठीक है ना, तो ये आपका जो वैल्यू आएगी वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी। वो उस गैस की क्या होगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी। ठीक है, Yes. Yes, sir. इसी को थोड़ा अगर आप चाहो तो ऐसे जनरलाइज फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, एन आई वी आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन आई। ठीक है, वेयर आई लाइज फ्रॉम 1 to n, है ना। लेकिन आगे आपको सिग्मा भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे टर्म क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं ना। Yes. तो अगर आप उसको जनरल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो आगे सिग्मा भी लगा दिए, सिग्मा एन आई वी आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एन आई, है ना। मतलब ये चीज वही लिखी हुई है, बस ये जनरल एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका। अब इसमें आई की वैल्यू आप पहले सबसे पहले 1 सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको मिल जाएगा ये n1v1 स्क्वायर। ठीक है, और प्लस फिर सम करते चले जाओ, न्यूमरेटर में n2v2 स्क्वायर n3v, तो ये आपका ओपन होके ये बन जाएगा, है ना। और ऐसे ही सिग्मा एन आई ये हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 डैश डैश nn। तो मान लो ऐसा भी लिखा दिख मिल जाए तो समझ जाना कि वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ही है। ठीक है, इसका टेम्परेचर से क्या रिलेशन होता है, तो इसका जो रिलेशन होता है टेम्परेचर, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m। इसका क्या फॉर्मूला आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m। ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m। तो जो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो RT/m होता है ये किसके बराबर होता है, P/d के होता है। Yes. बोलो Yes, भाई, sir. है ना। तो RT/m को फिर यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं P/d से। तो ये फॉर्मूला लिखिए, चाहे ये फॉर्मूला लिखिए, बोथ आर सेम, दोनों फॉर्मूले सेम है। ठीक है,
Yes, sir. बोलो Yes. भाई। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो वेलोसिटी है वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है इसको भी समझ लीजिए। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं कि देखो इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज डिफाइंड एज स्पीड possessed by maximum fraction of molecule. Speed possessed by maximum fraction of molecule in a gas sample is called most probable speed. मतलब किसी गैस के सैंपल में मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, है ना, वो वेलोसिटी ही उस गैस की क्या हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, यस सर। है ना। क्योंकि उस जो गैस का मॉलिक्यूल, जो गैस का सैंपल हम लोग देखेंगे उसमें एक मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन तो ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि 100 मॉलिक्यूल है एक सैंपल में, तो उसमें सबसे ज्यादा फ्रैक्शन मैंने शायद 25 का माना था, है ना, कि पहले 10 का फ्रैक्शन माना था, फिर 20 का, फिर 25 का, है ना। उसके बाद फिर कम होने लगे थे मॉलिक्यूल। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका फ्रैक्शन सबसे ज्यादा हो, ठीक है, तो है ना, उस उनकी जो वेलोसिटी होगी या जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे होंगे वही उनकी क्या होगी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है ना। सिंपल सी डिफिनेशन है, स्पीड possessed by maximum fraction of molecule in a gas sample is called most probable speed। ठीक है, जैसे इलेक्शन की बात हम लोग कर रहे थे, आज का एग्जांपल हम लोग इलेक्शन पे लिया था कि जैसे जब इलेक्शन होते हैं, वोटिंग होती है, तो उसमें वोट तो हर एक पार्टी को मिलते हैं। ठीक है, जब वोटों की काउंटिंग होती है तो सारी पार्टी को वोट मिलते हैं भाई। बीजेपी को भी वोट मिलते हैं, एसपी को भी मिलते हैं, बीएसपी को भी मिलते हैं, आपको भी मिलते हैं, कांग्रेस को भी मिलते हैं। लेकिन कौन सी पार्टी विनर मानी जाती है फाइनली, कौन सी चुनाव जो कौन जीतता है भाई? तो जिसको सबसे ज्यादा इसको सबसे ज्यादा वोट हाँ, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं, है ना। तो एक्चुअली जिस पार्टी को सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वोट मिलते हैं, ऐसे पार्टी का जो फ्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा है, वोट का फ्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है ना। मतलब टोटल फ्रैक्शन का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट जो मिले हैं उस पार्टी को विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ मतलब जितने वोटिंग हुई है ना, टोटल वोटिंग कितने लोगों ने वोटर्स करी है, हाँ वोटर्स, है ना। हाँ, तो टोटल नंबर वोट्स वोट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, है ना, वो फ्रैक्शन हो जाएगा। और वो फ्रैक्शन जिस पार्टी का सबसे ज्यादा होगा वही विनर हो जाएगा, वही उसी को मानेंगे भाई ये इलेक्शन जीत गई, है ना। और ऐसा तो है नहीं कि किसी पार्टी को वोट 0 मिलते हैं, तो ऐसा तो कोई नहीं होता है। मतलब हमने तो आज तक कभी नहीं ऐसा सुना कि किसी कोई ऐसी पार्टी होती है जिसको 0 वोट मिले, 0 किसी को नहीं मिलता है ना? ठीक है, लेकिन यस जिसका फ्रैक्शन मैक्सिमम होता है वही है ना, उसकी वेलोसिटी, गैसों में भी वही कहानी है कि जिसका फ्रैक्शन मैक्सिमम है उसी वेलोसिटी को हम लोग अल्टीमेटली मान लेंगे कि वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है टेम्परेचर से जो रिलेट करके दिया गया है वो ये फॉर्मूला है। ठीक है, Vmp इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2RT/m। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले बड़े काम के हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसमें जो पूछे जाएंगे आपसे न्यूमेरिकल, वो डायरेक्ट इन फॉर्मूलों पे बेस्ड होंगे। सीधे ये फॉर्मूले लगाओ और सीधे आंसर पाओ। ठीक है, अच्छा, एक इसमें कंपैरिजन भी किया जाता है, जैसे Vrms, Vev, Vmp में कंपैरिजन भी करते हैं कि अगर इन तीनों वेलोसिटी को कंपेयर करें हम लोग, ठीक है, तो Vrms का जो फॉर्मूला आया था टेम्परेचर से जो रिलेशन आया था, वो आया था √3RT/m। ठीक है, और V एवरेज का जो फॉर्मूला आया था वो आया था √8RT/πm। और अभी Vmp का फॉर्मूला क्या आया है,
2RT/m। ये जो तीनों फॉर्मूले हैं, ये मैक्सवेल की एक डबल डिफरेंशियल इक्वेशन उन्होंने लिखी थी, उसी से उन्होंने डिराइव करे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को फॉर्मूले याद रखने हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए, तो ऑल थ्री फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के जो तीनों फॉर्मूले वर डिराइव्ड फ्रॉम मैक्सवेल डबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसमें अब जो कॉमन है उसको कैंसिल कर दिए, RT/m ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हटा दिए पिक्चर से, तो बचेगा क्या, ये √3 बचा, इधर बचेगा 8/पाई और इधर बचेगा √2, है ना? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और √3 सभी लोग जानते ही कितना होता है, 1.732। ठीक है, √2 भी सभी लोग जानते होंगे, 1.414। ठीक है, और ये अगर आप लोग निकालो तो 8/पाई करो, फिर इसका स्क्वायर रूट करना, तो ये आप करके देखना, ये आएगा आपका 1.5 समथिंग कुछ आता है। ठीक है, तो ये जो रेशियो आ रहा है, अगर आप देखें तो इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, इन तीनों में रेशियो में सबसे जो ज्यादा मैग्नीट्यूड में आ रहा है वो 1.7 आ रहा है, मतलब आरए में सबसे ज्यादा है मैग्नीट्यूड में, वो एवरेज के रिलेटिवली थोड़ा कम है, और एमपी थोड़ा और कम है। तो कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इन तीनों वेलोसिटी में ऑर्डर क्या है, तो इसमें ध्यान रखना कि इसमें सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है आरएमएस का। हाँ, लेकिन ये कंपैरिजन तभी वैलिड है जब ये सेम टेम्परेचर पे किया जा रहा हो किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए, है ना, क्योंकि टेम्परेचर तीनों में जब सेम होगा और एक ही गैस के लिए करेंगे तो मोलर मास भी सेम होगा, तभी वो RT/m कैंसिल होएगा, है ना। तो सेम गैस के लिए सेम टेम्परेचर पे अगर इन तीनों वेलोसिटीज को कंपेयर करें तो इनमें सबसे बड़ी होती है R। ठीक है, R मतलब Root means RMS, हाँ वो R मतलब RMS है, और A फॉर एवरेज है, और M फॉर MP है। Most. हाँ, तो RAM याद रखना, ठीक है, मतलब ऐसे याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, है ना, ट्रिक है याद करने की। RAM याद रखना, राम को याद रखना, तो आपको ये ऑर्डर भी याद हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं बीजेपी आने वाली है, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। ये बस ऑर्डर है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो भाई, तो ये हो गया। अब इसमें एक आपको ग्राफ पता होना चाहिए, बहुत पूछा जाता है ग्राफ, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट का कॉमन इफर्ट था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसको पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये क्या करते थे, इन्होंने जो कर्व बनाए हैं वो किस बेसिस पे बनाए हैं, ये सारे वैसे कर्व एक्सपेरिमेंटल कर्व है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। वो कोई गैस लेते थे और किसी पर्टिकुलर गैस का के लिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड, ये कर्व प्लॉट करते थे। मतलब उन मॉलिक्यूल उस गैस सैंपल में जो फ्रैक्शन है, मॉलिक्यूल का जो फ्रैक्शन है उसको लेते थे वाई एक्सिस के अलोंग, और एक्स एक्सिस में क्या लेते थे, उनकी स्पीड को लेते थे। ठीक है, तो ये जो कर्व आता था, ये कर्व ऐसा आता था, पहले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता था, है ना। पहले मैं आपको बताता हूँ क्या होता था कि पहले शुरुआत में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता था, तो साथ ही साथ उनकी एवरेज स्पीड भी बढ़ती थी। ठीक है, हाँ, स्ट्रेट लाइन नहीं होता था, ऐसे थोड़ा कर्वेचर भी ये होता था। फिर बीच में एक ऐसी स्पीड भी आती थी जिसपे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम होता था, जिसको हम लोग एमपी बोलते थे, वी है ना, VMP, उसके रिस्पेक्ट में, है ना। और उसके बाद क्या होता था कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम होने लगता था, लेकिन स्पीड क्या होती थी, बढ़ रही होती थी। स्पीड तो बढ़ ही रही है, एक्स एक्सिस में आप देखो तो स्पीड तो बढ़ ही रही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता था, ए ऐसे जाके ऐसे। बोलो भाई। yes. Yes. Yes, sir.
ठीक है, इस तरह से। तो ये जो ग्राफ बन रहा है ये, हाँ, किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाया गया है। मान के चल रही है टेम्परेचर कोई T1 है ना, T1 केल्विन पे टेम्परेचर फिक्स कर लिया गया है, उस पे ग्राफ बनाया गया। अब देखो इस ग्राफ में अगर कभी आपसे पूछा जाए, मान लो ऐसा ग्राफ बना के दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए कि इस ग्राफ में मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कौन सी है ना, इस ग्राफ में अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कौन सी है, तो सिंपल सी बात है। देखिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी, अगर उसको हम लोग समझ एक बार फिर से देख लें। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की डेफिनेशन थी द स्पीड पजेसेस बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। मतलब गैस के मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो स्पीड रख रहे हैं, वही उस गैस की क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, है ना। अब इसमें देखिए इस ग्राफ में फ्रैक्शन मैक्सिमम कहाँ पर हो रहा है, तो शुरुआत में फ्रैक्शन बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है। इस ग्राफ का जो ये मैक्सिमा वाला पॉइंट देख रहे हैं ना, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, मैक्सिमम है। देखिए ये वैल्यू वाई एक्सिस में मैक्सिमम है ना। Yes, sir. बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बस आप क्या करो, इस ग्राफ का जो मैक्सिमा वाला पॉइंट है उसके इसको वर्टिकली इसको डाउनवर्ड शिफ्ट कर दो, मतलब इसके वर्टिकली आप इसको नीचे शिफ्ट करो, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आ रही होगी एक्स एक्सिस पे, यही होगी आपकी VMP, है ना। अगर मान लो कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज लिख दी जाए, यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 25, ऐसे कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड लिख के दे दी जाए और पूछी जाए बताओ कि इनमें से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मैक्सिमा वाला पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग वर्टिकली हम देख लेंगे कि एक्स एक्सिस में कौन सी वेलोसिटी आ रही है ना। तो थोड़ा मोटा मोटी वो 20 और 15 के बीच में कोई आ रही। Yes, sir. तो ये जो भी होगी 15 के आगे है, 20 से कम है, 17 के आसपास कुछ होगी, ये उसकी क्या होगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो मैंने समझाने के लिए लिया था, बस इसमें आप ऐसा करो कि इसको वर्टिकली नीचे शिफ्ट कर दो और यहाँ पे जो स्पीड है उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे VMP। ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा ठीक है चलो VMP तो हमने समझ में आ गया भाई ये वाली, लेकिन इसमें RMS कौन सी होगी, तो देखो एक बार VMP पता चल जाएगा तो हम लोग RMS भी बता देंगे, क्योंकि देखो ये रिलेशन हमारे काम आ जाएगा। VMP और RMS में रिलेशन होता है, ये वाला रिलेशन, VMP VRMS डिवाइडेड बाई VMP इज इक्वल टू √3/√2, है ना। Yes, sir. इसका मतलब जो VRMS होगी वो VMP के कितने टाइम्स होगी, √3 बाई 3/2. हाँ √2। और ये देखा जाए तो ये नंबर 1 से थोड़ा ही बड़ा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि √3 1.7 है, ये 1.4 है, तो देखा जाए तो 1 से तो ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है ना। देखो जरा कोई डिवाइड करके बताओ, √3/√2 कितना आता है, 1.1 ही आता होगा अपने ख्याल से। 1.2 आ रहा है। Yes, sir. हाँ, तो बस इतना ही फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब देखो अगर ये VMP है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा कहीं यहाँ पे कहीं आ रहा होगा VRMS, मोटा मोटा आइडिया ले सकते हैं। इसका मतलब कि VMP से तो थोड़ा ज्यादा ही होगा VRMS, लेकिन थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, रूट मतलब 1.2 टाइम्स, ऐसा अभी आप लोगों ने बताया कि 1.2 टाइम्स आएगा, थोड़ा यहीं कहीं होगा। हाँ, इसका मतलब उसके रिस्पेक्ट में जो फ्रैक्शन होगा वो मैक्सिमा के रिस्पेक्ट में तो कम ही होगा, है ना, क्योंकि मैक्सिमा के रिस्पेक्ट में तो फ्रैक्शन मैक्सिमम होगा, लेकिन VRMS के रिस्पेक्ट में फ्रैक्शन थोड़ा सा कम होगा, है ना। बोलो भाई, ये बात कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। Yes, sir. Yes. और है ना, और
वी एवरेज का मैग्नीट्यूड वी आरएमएस नहीं, आरएम था ना, आरएम, तो सबसे ज्यादा तो आरएमएस होगा। रुक जाओ, तो यहाँ पे ऐसे करो, अगर इन तीनों को लिखना चाहे तो यहाँ पे पहले एवरेज लिखो और फिर आरएमएस लिखो। हाँ, अब ये समझ में आ गया, आगे क्लियर हो गया। इसका मतलब आरएमएस के रिस्पेक्ट में जो फ्रैक्शन होगा वो और कम होगा, ठीक है। वीएमपी के रिस्पेक्ट में फ्रैक्शन सबसे ज्यादा, फिर वी एवरेज के रिस्पेक्ट में, और फिर ये वाला आएगा आरएमएस के रिस्पेक्ट में, है ना। तो बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही सभी को, Yes. Yes, sir. है ना। मतलब इस ग्राफ में ये तीनों वेलोसिटीज को अगर हम लोग देखना चाहे तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये बहुत पॉपुलर है, ये पूछे भी गए एग्जाम में, कि जैसे ये ग्राफ अभी किसी T1 टेम्परेचर पे बना हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ किसी T1 टेम्परेचर बना हुआ है, और अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा के T1 से T2 कर दें, ठीक है, तो T2 टेम्परेचर पे हमारा कर्व कैसा होगा, ये मैक्सवेल कर्व कैसा होगा। अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए, ये 4 ऑप्शन बना के दे दिए जाए कि T1 टेम्परेचर पे ग्राफ ऐसे था और T2 पे ऐसा हो जाएगा, या T1 पे ऐसा था T2 पे ऐसा हो जाएगा, T1 पे ऐसा था T2 पे ऐसा हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, T1 पे ऐसा है T2 पे ऐसा हो जाएगा, तो कैसा होना चाहिए। इनमें से कोई एक सही है, 3 गलत है। सी। सी वाला है, क्यों, रीजन बताओ, सी वाला क्यों होना चाहिए। सर क्योंकि वेलोसिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो सर बिल्कुल सही, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, सही जा रहे हो। तो इस डी वाले में भी तो वही हो रहा है, देखो टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पे जैसे वीएमपी इतना है, तो T2 पे तो वीएमपी बढ़ गया, तो बढ़ना भी चाहिए, और सी में भी वही चीज है, तो आपने डी को क्यों नहीं बोला। सर उसमें T2 ग्रेटर देन T1 है, तो सर T2 का जो वो होगा एमपी वाला पॉइंट वो T1 से हायर होना चाहिए। टी मतलब T2 टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर पे वीएमपी ज्यादा होगा, है Yes. नहीं, वीएमपी तो ज्यादा है दोनों में, क्योंकि वेलोसिटी तो हम लोग एक्स एक्सिस में रीड कर रहे हैं, तो पहले T1 टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वीएमपी यहाँ कहीं आ रहा है मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग, और T2 में वीएमपी यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी वीएमपी की वैल्यू तो बढ़ ही रही है, और यही चीज यहाँ भी है। वीएमपी में तो बेटा दोनों में ही बढ़ रहा है, लेकिन कैसे डिसाइड करे भाई। तो देखो इसमें आपको एक फैक्चुअल स्टेटमेंट और आपको बताता हूँ। ये जो ग्राफ है, ये जो आप मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देख रहे हैं, इसका जो एरिया होता है, ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये एरिया अंडर द कर्व होता है, इसकी वैल्यू अगर आप निकालें मैथमेटिकली तो वो 1 के बराबर आता है, यूनिटी के बराबर आता है ना। एरिया अंडर द कर्व इन मैक्सवेल कर्व इक्वल्स टू यूनिटी, ये नोट में लिख लीजिएगा आप लोग। मैक्सवेल कर्व में जो एरिया अंडर द कर्व आता है, एरिया अंडर द कर्व, वो यूनिटी के इक्वल होता है, यूनिटी मतलब 1 के बराबर होता है, यूनिट एरिया होता है ना। मतलब ये इसका मतलब क्या है एक्चुअली, ये हम लोग ये जो मैक्सवेल ने ग्राफ बनाया है, उसमें उन्होंने ये मान के चला है कि जो ये पूरा सैंपल जो लिया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्होंने 1 के बराबर लिए, ठीक है। मतलब ये जो एरिया अंडर द कर्व आ रहा है, ये एक्चुअली इनडायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है, और इन्होंने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैथमेटिकली क्या कंसीडर किए हैं, 1 कंसीडर किए हैं। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कंसीडर किए हैं, 1 के बराबर लिए, ठीक है। तो ये एजम्पशन लिया हुआ था मैक्सवेल ने, है ना। और
इतना तो सभी लोग जानते हो कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे? टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए, इंक्रीज की डिक्रीज? टेम्परेचर, जैसे आपने एक गैस का सैंपल लिया, उसमें मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल है और आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो मॉलिक्यूल का नंबर क्या हो जाएगा, 100 से ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा? Sir, decrease. Sir, decrease of क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम क्यों होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो उतने ही रहेंगे ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का टेम्परेचर से कोई रिलेशन थोड़ी ना है। देखो, अगर आपके सैंपल में, गैस के सैंपल में 100 मॉलिक्यूल है, तो टेम्परेचर हम लोग बढ़ाए या घटाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो 100 ही रहेंगे, है ना? इसका मतलब आपको एक बात ये भी समझनी है कि इस ग्राफ का जो एरिया है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बदलने वाले। तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अभी भी सेम रहे, है ना? देखो, जैसे आपने बोला था कि सर ये वाला ग्राफ सही है, तो ये वाला ग्राफ इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये ग्राफ सही नहीं होगा। क्यों? देखो, इसमें पहले ग्राफ का एरिया देखो इतना था, ठीक है? अब नए ग्राफ का एरिया देखो कितना है। तो न्यू ग्राफ का एरिया देखा जाए, अगर ये ग्राफ मैंने लिया, तो ये एरिया बेटा इतना आ रहा है, ठीक है? अब दोनों एरिया में कंपेयर करो कि पहले वाले ग्राफ का एरिया और नए वाले ग्राफ के एरिया में डिफरेंस क्या है, मतलब कि ज्यादा आ रहा है एरिया कि कम आ रहा है कि लगभग बराबर आ रहा है? ज़्यादा। ज्यादा ज्यादा आ रहा है ना, क्योंकि देखो इतना एरिया माइनस हुआ और इतना एरिया प्लस हो गया, तो ये प्लस वाला ज्यादा ऐड हो गया, माइनस वाला कम हुआ, माइनस, है ना? तो ओवरऑल एरिया क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ओवरऑल yes एरिया क्या हुआ, yes sir. इंक्रीज Increase हो गया, हुआ है ना? sir. तो इसका मतलब क्या होगा कि ग्राफ का मैक्सिमा आगे तो शिफ्ट होगा, लेकिन ऊपर जाने के बजाय वो थोड़ा सा डाउनवर्ड आएगा, क्योंकि अगर वो ऊपर आ रहा है तो मैक्स एरिया बढ़ रहा है, ठीक है? तो ग्राफ का मैक्सिमा आगे शिफ्ट होगा, थोड़ा सा डाउन भी शिफ्ट होगा, मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा। इससे क्या होगा कि ओल्ड ग्राफ का एरिया और न्यू ग्राफ का एरिया सेम रहेगा, है ना? देखो, ओल्ड Yes sir. ग्राफ का एरिया Yes, में sir. इतना एरिया माइनस हो रहा है, तो लगभग इतना ही एरिया इधर प्लस हो रहा Add हो जाए. है ना? एरिया दोनों का क्या है, कांस्टेंट है। बोलो भाई। Yes, sir. Yes. Sir. आदित्य बेटा, समझ में आ रहा है? आदित्य को नींद आ रही लग रहा नहीं सर, समझ में आ रहा है। आ रहा है। वीडियो ऑन था ना तुम्हारा, तो वैसा लग रहा था कि नींद आ रही है। आदित्य यादों की बात कर रहा हूँ। तो इसमें तो ये इसमें ऐसा ग्राफ बनेगा बेटा, ठीक है? मतलब इस ग्राफ का मैक्सिमम आगे शिफ्ट होगा तो थोड़ा नीचे भी आएगा, ठीक है? और ये आपका T2 टेम्परेचर पे ऐसा बनता है। और अगर आप टेम्परेचर और बढ़ा देते हो, मान लो T2 से T3 कर दोगे, तो हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा? वो फिर इस तरह का हो जाएगा ना। मतलब हर बार क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे मैक्सिमा राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा डाउनवर्ड भी शिफ्ट होगा, राइट के साथ थोड़ा सा डाउनवर्ड भी हो जाएगा, जिससे एरिया क्या रहे, सेम रहे, है ना? ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, है ना? तो Yes sir. इसमें आपका अल्टीमेटली ये वाला ऑप्शन सही है। जो मैंने 4 ऑप्शन दिए थे ना, उसमें डी वाला करेक्ट, ठीक है? बोलो भाई। सर सेम हाइट पॉसिबल नहीं है हाँ, क्या करो? सर, सेम हाइट भी हाँ, नहीं, सेम हाइट भी नहीं पॉसिबल। अगर सेम हाइट रहेगी ना, तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा पहले से,
आप जैसे इसको बना के देखो, जैसे पहले ग्राफ ये वाला ले लो और अब नया ग्राफ आप सेम हाइट वाले ले लो, तो ये एरिया बढ़ के आएगा पहले से, इसलिए सेम भी नहीं रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि ग्राफ का मैक्सिमा आगे शिफ्ट हुआ है, थोड़ा सा डाउन अगर हो जाएगा तो एरिया सेम रहेगा। आप उसको कॉपी में बना के देखना तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, उसको एक बार ऐसे एक बार सेम लेके देखना, एक बार उसको नीचे डाउनवर्ड शिफ्ट करके देखना, मतलब जितना एरिया कम हो रहा है इसको शेडेड कर देना, और जितना एरिया ऐड हो रहा है उसको शेडेड कर देना, फिर कंपेयर करना कि वो किस केस में अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है। तो है ना, तो वो आपको तभी ये समझ में आएगा कि इस वाले केस में ही एरिया अप्रोक्सीमेटली सेम आता है। अगर थोड़ा सा वो डाउन भी होगा, उसका मैक्सिमा नीचे की तरफ आएगा। तो ये देखो ये आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का जो थ्योरी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें देखो कुछ पॉस्टुलेट है जो हम लोग को पता होने चाहिए। इसमें पहला पॉस्टुलेट है इट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये एक्चुअली थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है ना। दूसरा है इट गिव्स द स्टैटिकल एवरेज ऑफ स्पीड ऑफ होल कलेक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एक तरह से ये स्टैटिकल एवरेज स्पीड की वैल्यू पे बेस्ड है गैसों के मॉलिक्यूल के, है ना। तो स्टैटिकल एवरेज ऑफ द स्पीड ऑफ द होल कलेक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मतलब ये हमें गैस के मॉलिक्यूल के स्टैटिकल एवरेज स्पीड की वैल्यू बताता है ये ग्राफ। ठीक है, इसमें तीसरा पॉइंट कह रहा है स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज ऑफ में वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये भी एक एजम्पशन लिया है कि मॉलिक्यूल की स्पीड 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में क्या हो रही है, स्प्रेड है। मतलब जो भी आपने गैस का सैंपल लिया है उसके उसके जो गैस मॉलिक्यूल है वो 0 से लेकर इनफाइनाइट में हर तरह की स्पीड ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ इसमें बनता है। और देखो इसमें ये पॉइंट भी देखो लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट देखो जरा। द एरिया अंडर द कर्व विल डिनोटेड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी। जो ये एरिया आप देख रहे हैं ये अगर टोटल एरिया ये देखा जाए तो ये ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन दे देगा जिनकी स्पीड 0 से लेकर इंफिनिटी के बीच में क्या कर रही है, लाई कर रही है। और ये भी देखो उसने बोला टोटल एरिया अंडर द कर्व विल बी कांस्टेंट। देखो है ना, बोला है ना कि इसने टोटल एरिया द कर्व Yes, क्या है, sir. कांस्टेंट है, और वो यूनिटी के बराबर है एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, तो टोटल एरिया जो है वो कांस्टेंट है और मैथमेटिकली वो यूनिटी मतलब 1 के बराबर है एट ऑल टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे हम लोग उसको देखें तो वो 1 के बराबर ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो रही बात। और ये यहाँ पे देखो दिखाया भी है कि टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पे ऐसा कर्व बनता है तो T2 टेम्परेचर पे ऐसा बनता है। ठीक है, Yes. अब जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नोट कर देखो लेना। जेई नोट करना है। यस सर। ये आपकी सीट में ही है, वैसे चाहो तो वहीं से कर लेना नोट, यस सर। उसी का मैंने लिया हुआ है। तो ये 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जो हम लोग को पता होने चाहिए मैक्सवेल की थ्योरी से रिलेटेड। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन भी कर लीजिए साथ ही साथ, ये जेई मेंस 2020 ऑनलाइन वाले पेपर में देखो पूछा गया है। अब क्या पूछा है जरा पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल्स ऑफ ए बी सी इन द फॉलोइंग ग्राफ। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड। तो कह रहा है बताओ इसमें कौन सा लेवल क्यों कौन सी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जैसे ए वाला कौन सी स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वाला और सी वाला। बताइए, आप ही लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन अभी आया है 2020 में जेई
में इनके पेपर का ही क्वेश्चन है। सर 4 फोर्थ Fourth. फोर्थ। Fourth. वो तो जाएगा ना, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। तो इस ग्राफ का जो मैक्सिमा है, मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग जो स्पीड है वो VMP होगी। तो मैक्सिमा वाला पॉइंट ये आपको दिख रहा है, ए वाला, जिसको उसने ए बोला है ना, और इसके करस्पॉन्डिंग ये जो स्पीड है वो MP है ना, ये VMP है, ठीक है। और MP से थोड़ी सी ज्यादा जो होगी वो एवरेज वाली होगी, V एवरेज। और उससे और ज्यादा कौन सी होगी, RM में R सबसे पहले आता है, RMS सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब जो A पॉइंट है वो VMP को रिप्रेजेंट कर रहा है, B वाला आपका एवरेज स्पीड को, और C वाला RMS को। अभी हम लोग थ्योरी पढ़े तो ये डिस्कस भी किया था हम लोगों ने, सेम वही वैसे ही क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम कर दिया है। तो A वाला VMP, B वाला V एवरेज, C वाला RMS, है ना। तो ठीक है, चौथा सही है। ठीक है, तो ये बस थ्योरी पता होनी चाहिए आपसे। क्वेश्चन कई बार सीधे सीधे डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। यस यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो अब इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है आइडियल गैस वाले चैप्टर में। लास्ट टॉपिक आपका है ईडियोमेट्री। ईडियोमेट्री भी समझ लीजिए, ये भी, इस पे भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है कई बार। ईडियोमेट्री क्या होती है? तो देखो, ईडियोमेट्री के नाम से आपको नहीं घबराना है। ईडियोमेट्री एक्चुअली किसको बोलते हैं पहले समझ लेते हैं। ईडियोमेट्री है एनालिसिस ऑफ गैस मिक्सचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड ईडियोमेट्री। देखिए, ईडियोमेट्री का मतलब है, अगर हम लोग दो गैसों का मिक्सचर ले ले, है ना, दो गैसें या तीन गैसें, चार गैसें भी ले सकते हैं। तो अगर कुछ गैसों का मिक्सचर ले लिया जाए और उन गैसों के मिक्सचर की एनालिसिस की जाए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इसी को हम लोग ईडियोमेट्री बोलते हैं। इस एनालिसिस को ही हम लोग ईडियोमेट्री बोलते हैं। एनालिसिस ऑफ गैस मिक्सचर एट मिक्सचर ऑफ गैस मिक्सचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड ईडियोमेट्री। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे अगर गैसों के मिक्सचर की जो एनालिसिस होती है उसी को ईडियोमेट्री बोला जाता है ना। अब देखो, इस पे, हाँ, हम लोगों को क्वेश्चन दिए जाएंगे। मतलब देखो, ईडियोमेट्री पे क्या होता है कि आपको जैसे दो गैसों का मिक्सचर दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड कुछ आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना, कि दोनों गैसों का हमने कंबशन कराया तो उससे इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिली, इतने ग्राम वाटर मिला, या उस गैसियस मिक्सचर के से रिलेटेड कुछ आपको डेटा दे दिया जाएगा। और उस डेटा को रीड करते हुए हमें क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। कई बार वो गैसों का फॉर्मूला नहीं बताएगा, बाद में हमसे पूछेगा बताओ, कह देगा कोई हाइड्रोकार्बन है, उसका फॉर्मूला CXHY है, और सारी कहानी उसके बारे में बता देगा। लास्ट में बोलेगा कि बताओ उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है हाइड्रोकार्बन का। तो ऐसे वो हम लोगों से क्वेश्चन पुट अप करेगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं क्वेश्चन, इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखो, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं एडियोमेट्री पे, वो कुछ बेसिक रूल्स पे बेस्ड होते हैं। मतलब कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं या बेसिक रूल्स होते हैं, जिनको अगर हम लोग को समझ लेंगे तो इनके क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे आपको। ठीक है, है ना। और बहुत सिंपल से स्टेप्स होते हैं, बेसिक स्टेप्स को फॉलो अगर करते जाएंगे हम लोग तो क्वेश्चन हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो क्या स्टेप है, देखो पहला स्टेप इसमें है, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एन इक्वेशन रिलेटेड टू द गिवन डेटा इन न्यूमेरिकल। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी क्वेश्चन की जो पहली और दूसरी लाइन को पढ़ के शुरुआत में वो कोई ना कोई एक आपको इंफॉर्मेशन दे देगा कि वो गैस मिक्सचर के साथ कोई ना कोई ऐसा एनालिसिस कर रहा होगा, कोई ना कोई ऐसा कांड कर रहा होगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ ये रिएक्शन होने वाली है। तो पहले दूसरे लाइन में ही आपको क्लियर हो जाएगा कि इक्वेशन क्या है। और वो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी नहीं जाएगी,
क्योंकि अगर वो रिएक्शन दे देगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा बहुत। आपको वो रिएक्शन लिखनी होगी खुद से, है ना। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल इसमें लिए हुए हैं, उसको समझ लेते हैं। जैसे आपको कई बार ऐसा दिया जाएगा कि कोई हाइड्रोकार्बन दे दिया जाएगा, है ना। हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला मैंने ले लिया है CXH2, ठीक है। क्योंकि वो उसका नाम नहीं बताएगा, कोई बोलेगा ए गैसियस हाइड्रोकार्बन, ऐसे बोलेगा। तो जब कोई नाम नहीं बताएगा कि वो मेथेन है, एथेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, डेकेन है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, हम लोग जनरल फॉर्मूला मान लेंगे कि भाई CXH2 है। और फिर बोलेगा उस हाइड्रोकार्बन का कंबशन करा रहे हैं, ठीक है। कंबशन नहीं बोलेगा तो बोल सकता है कि ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, या हो सकता है बोल दे कि बर्निंग करा रहे हैं, ठीक है। तो जब भी इनमें से कोई भी वर्ड यूज करे, कंबशन, ऑक्सीडेशन, बर्निंग, तो समझ जाना कि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहा है। क्योंकि हाइड्रोकार्बन के कंबशन का मतलब क्या है कि वो O2 से रिएक्ट कर रहा होगा, ठीक है। और अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन O2 से रिएक्ट करेगा तो बेटा सिंपल है, उसमें बेटा कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो कार्बन ऑक्सीडाइज होकर CO2 गैस बना देगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, वाटर बना देगा। तो इसमें एक रिएक्शन आपको लिखनी होगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी। ये एक जनरल इक्वेशन है ना। ये मैंने कैसे लिखी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आप पहले क्या लिखना, आप लिखना CXHY प्लस O2। अब इतना तो पता है कि कार्बन ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, CO2, और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, वाटर। अब लेकिन सारे कार्बन CO2 में जा रहे हैं, है ना। तो अगर यहाँ X कार्बन है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे X मोल ऑफ CO2, ठीक है। और अगर यहाँ Y हाइड्रोजन है, लेकिन वाटर में तो 2 हाइड्रोजन है ना। वाटर में देखो 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा, Y/2, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन भी लिखने पड़ेंगे हम लोग को, तो इधर कार्बन, इधर ऑक्सीजन देख लो, प्रोडक्ट साइड कितने हो गए, ये हो गया 2X प्लस Y/2। लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन पहले से ही है, तो इसका भी होल डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए, ये हो गए X प्लस Y/4, है ना। इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये ऐसे आप बैलेंस करके लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ज्यादातर आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा, तो आपको ऐसे ही जनरल फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। बोलो भाई, क्लियर होगी बात, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन हो तो हम लोग ऐसे जनरल फॉर्म में अपनी इक्वेशन लिख लिया करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर नाम बता दे तो भी कोई दिक्कत ही नहीं, आप सीधे ही कर सकते हो, ठीक है। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन में वो अननोन दे रहेगा, फॉर्मूला पता नहीं होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपको बोला जाए कि एक मिक्सचर है, उसमें 2 गैसें हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और इनका करा दिया आपने ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। इनका क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन। तो आपको बताओ क्या रिएक्शन लिखनी चाहिए यहाँ पे, अगर इन दोनों का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो रिएक्शन क्या होनी चाहिए। अरे ऐसे समझो ना, देखो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, इसमें कार्बन की क्या है, 4 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में तो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर पहले ही से हाईएस्ट है ना। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन एक आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन पहले ही से अपनी क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है। तो क्या कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर 4 से ज्यादा हो सकती है No, ना। sir. कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर पहले ही 4 है, तो उससे ज्यादा हो नहीं सकती है। इसका मतलब जो ऑक्सीजन से यहाँ कंबाइन होगा वो कार्बन का मोनो ऑक्साइड होगा कंबाइन, है ना। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे रिएक्शन होनी चाहिए CO प्लस O2, दिस गिव CO2। मतलब इसमें जो ऑक्सीडाइज होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड में ही होगा,
है ना? बोलो भाई, यस सर। ये हो जाएगा। इसका मतलब आफ्टर ऑक्सीडेशन केवल एक ही गैस रह जाएगी, वो बचेगी CO2, है ना? क्योंकि जो पहले से CO2 पड़ी थी वो तो रिएक्ट ही नहीं करी, और उल्टा जो CO थी वो भी ऑक्सीडाइज होके किसमें कन्वर्ट हो गई, CO2 में। तो अल्टीमेटली आपको फाइनली एक ही गैस मिलेगी, CO2 ही मिलेगी, है ना? जैसे मान लो एक सर केस ये वाला भी समझ सकते हो। सर वो हाँ, नोट इक्वेशन कर लो। लिखनी। नो सर, इससे ऊपर वाला। हाँ सही, ठीक ठीक, ये वाली नोट। यस सर, ओके, थैंक यू सर। हो गया। देखो तो इसमें जैसे ये वाला देख लो केस, कि मान लो सल्फर डाइऑक्साइड भी और ट्राई ऑक्साइड भी है। एक कंटेनर में आपने दोनों गैस का मिक्सचर ले लिया, SO2 SO3, और इसका आपने ऑक्सीडेशन करा दिया। इसमें क्या रिएक्शन होगी? सर, SO2 SO3 प्लस से O2। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर से ही पकड़ में लेना है कि यार सल्फर यहाँ 4 में बैठा हुआ है, उस यहाँ सल्फर SO3 में, वो सल्फर 6 में। तो ऑलरेडी वो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। तो SO3 तो रिएक्ट कर ही नहीं सकता O2 से, है ना? क्योंकि वो 6 से ज्यादा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज ही नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो रिएक्ट करेगा वो रिएक्ट करेगा SO2, और SO2 O2 से रिएक्ट करके क्या बना देगा, SO3। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। इसका मतलब हमें अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, SO3 मिल जाएगा, है ना? अच्छा, एक ये वाला बताओ जरा, कभी ऐसा बोल दिया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर आपको दे दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है? और दोनों के गैसों के मिक्सचर को आपने रेड हीटेड चारकोल से पास करा दिया। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर को किससे पास करा दिया, रेड हीटेड चारकोल। अब इसमें क्या रिएक्शन होनी चाहिए इस केस में? क्या रिएक्शन लिख दे? और देखो बहुत बेसिक चीजें हैं इसमें, थोड़ा भी आप सोचोगे तो खट से रिएक्शन लिख दोगे। चारकोल, अच्छा बताओ क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नहीं भाई, रिड्यूसिंग है। चा, चारकोल बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, है ना? यस सर, हाँ। चारकोल, मैंने कुछ चारकोल और हो गया, या कोक हो गया, है ना? इसकी जगह कोक भी लिखा मिल सकता है। कार्बन, जो फाइनली डिवाइडेड कार्बन होता है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, वो दूसरों को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस मतलब उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे कार्बन 4 में बैठा हुआ है, और यहाँ पे कार्बन 2 में बैठा हुआ है। तो यहाँ कार्बन पहले ही से ही 2 ऑक्सीडेशन नंबर, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में है। तो ये तो रिड्यूस होगा नहीं, लेकिन 4 वाला रिड्यूस होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 में, है ना? कार्बन का जो डाई ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाएगा, और उसको रिड्यूस करेगा चारकोल। चारकोल को फॉर्मूले में C ही लिखते हैं, क्योंकि वो कार्बन का ही एक आप बोल सकते हो कि एलिमेंटल स्टेट में जो कार्बन होता है वही एक्चुअली चारकोल होता है। तो उसका फॉर्मूला C ही लिखा जाता है। तो C प्लस CO2, तो C यहाँ रिड्यूस कर देगा CO2 को, इसमें CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन अपनी 4 ऑक्सीडेशन नंबर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपनी लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में, 2 में आ जाएगा। और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें फाइनली मिक्सचर में कौन सी गैस मिलेगी,
कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, क्योंकि जो मोल पहले से पड़े होंगे वो तो रहेंगे रहेंगे। उल्टा CO2 वाले भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जितने मोल CO2 के होंगे वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फाइनली आपको CO ही मिलेगी। तो इस तरह से मतलब कि आपको कोई ना कोई हिंट दी जाएगी, मतलब ये सब बातें क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखी हुई मिलेंगी, और उसको पढ़ के हम लोग रिएक्शन एक अच्छा ये वाला भी केस आप लोग कर लीजिए। जैसे ऑक्सीजन और ओजोन का मिक्सचर दे दिया जाए कभी आपको, और उसको स्ट्रांगली हीट कर रहा हो, वो बोलेगा कि जब भी ये दो गैसें लेगा तो उसको बोला जाएगा कि स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या रिएक्शन होनी चाहिए? बोलो भाई क्या सोच रहे हो? देखो इसमें लॉजिक सिंपल है कि आपसे अगर से ये पूछा है कि इन दोनों गैसों में ज्यादा स्टेबल गैस कौन सी है, है ना, थर्मोडायनेमिकली, ऑक्सीजन की ओजोन, ऑक्सीजन है ना, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल गैस होती है ना। ऑक्सीजन थर्मोडायनेमिकली मोर, ऑक्सीजन के दो एलोट्रोप होते हैं, ऑक्सीजन एंड ओजोन, और ओजोन जो होती है थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल होती है। ठीक है, अगर अगर ओजोन थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होती तो एयर में ऑक्सीजन की जगह ओजोन ज्यादा पाई जाती। ठीक है, तो एयर में नेचर में ऑक्सीजन ज्यादा है, ओजोन तो बहुत हाइट में मिलती है जाके, वो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, है ना। तो ऑक्सीजन थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है। तो देखो आप जब हीट करेंगे तो हीट जब करेंगे तो हीट का असर उसमें पहले पड़ेगा जो थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल है ना। थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल जो है वो ओजोन है, तो उसके बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे। और होता क्या है कि ओजोन को अगर आप हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट O2 में ही होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का स्टेबल एलोट्रोप O2 है। तो होगा क्या, इसके दो दो मॉलिक्यूल मिलके तीन तीन मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होने लगेंगे, ऑक्सीजन में, क्योंकि ओजोन गैस जो है वो थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल है। हीट करने पे उनके मॉलिक्यूल टूट टूट के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनके मॉलिक्यूल डिकम्पोज होके ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने लगेंगे। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन छोटी सी रिएक्शन बनेगी, सिंपल सी रिएक्शन है ये, लेकिन इसमें ओजोन कन्वर्ट होने लगेगा किसमें, ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको पहला स्टेप बताया है कि आपको रिएक्शन में जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसमें एक आप रिएक्शन लिख लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के, और इतना काम करते ही आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बाकी स्टेप 2 क्या कहता है। स्टेप 2 कहता है कि ईडियोमेट्री में जितनी भी रिएक्शन होती है वो सभी बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे कराई जाती है। ईडियोमेट्री वाले क्वेश्चनों में जो भी रिएक्शंस होती हैं उनको कराते समय टेम्परेचर और प्रेशर हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, और अगर गैसों का आपने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, आर तो वैसे ही कांस्टेंट होता है,
तो इसका मतलब गैसों का जो वॉल्यूम होगा वो गैसों के मोल के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे Yes, sir. ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे बहुत काम आएगा ईडीओमेट्री वाले क्वेश्चनों में, क्योंकि ईडीओमेट्री वाले क्वेश्चन में गैसों का जो वॉल्यूम हुआ करेगा वो उनके मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका कहने का मतलब जिस रेशियो में उनके वॉल्यूम रिएक्ट करेंगे गैसों में, गैसों के वॉल्यूम जिस रेशियो में रिएक्ट करेंगे उसी रेशियो में उनके मोल भी रिएक्ट करेंगे। मतलब वॉल्यूम जिस रेशियो में रिएक्ट कर रहे होंगे गैसों के, उसी रेशियो में उनके मोल भी रिएक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, और इसका हम लोग फायदा इस तरह से निकालेंगे कि जैसे वो कहेगा कि ऑक्सीजन 20 ml, जैसे ऊपर वाली रिएक्शन है कि इसमें ओजोन अगर बोल दे कि 30 ml ओजोन है ना, तो पूछे ऑक्सीजन कितनी बनेगी, तो हम लोग बोलेंगे कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल, मतलब गैसों का जो वॉल्यूम है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मोल के। मतलब जिस रेशियो में वॉल्यूम रिएक्ट करेगा उसी रेशियो में मोल रिएक्ट करेगा। तो हम लोग अगली लाइन में देखो, जो उसके वॉल्यूम है उन्हीं को हम लोग मोल मान लेंगे, है ना। जो गैस का वॉल्यूम होगा उसे हम लोग क्या मान लेंगे, मोल मान लेंगे। और जैसे मोल कॉन्सेप्ट नहीं, कैची मेथड वगैरह हम लोग पढ़े थे, वो कैची मेथड लगा के हम लोग प्रोडक्ट के मोल निकाल लेंगे। अब जब कैची मेथड लगाओ तो 30 इंटू 3 90 डिवाइड बाई 2 कितने मोल आ गए, 45 मोल, 45. है ना। इसका मतलब ऑक्सीजन 45 मोल बनेगी। लेकिन वो ऑक्सीजन के मोल नहीं पूछेगा, वो पूछेगा उसका वॉल्यूम। तो बाद में फिर से हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम, एक बार मैंने वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट किया तो फिर उसी क्वेश्चन में मोल को वॉल्यूम में भी तो कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल हैं। इसका मतलब वो ऑक्सीजन कितने ml बनेगी, 45 ml बनेगी, है ना। तो इस तरह से करेंगे क्वेश्चन को। जो गैस वो क्वेश्चन क्वेश्चन में जो क्वेश्चन जो भी गैस का वॉल्यूम बोला जाएगा, हम लोग उसको मोल समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो बोलेगा 30 ml, हम लोग सुनेंगे 30 मोल, सुनेंगे भी और समझेंगे भी, है ना। तो आप को क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप यही है जो मैंने ऊपर बताया था। अगला स्टेप ये, सॉल्व द प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग एनी कॉन्सेप्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। एक बार आप वॉल्यूम को जैसे ही मोल में तब्दील करेंगे तो आप मोल कॉन्सेप्ट का कोई कॉन्सेप्ट, जैसे पीओएसी हो गया, स्टाइकियोमेट्री मेथड, वही कैंची वाला मेथड, या कई बार लिमिटिंग रीजन वाला मेथड भी लग सकता है। मोल कॉन्सेप्ट के कोई भी मेथड जो भी वहां पे एप्लीकेबल होगा उसको हम लोग अप्लाई करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में ये सब हम लोग पढ़ ही चुके हैं, कैंची मेथड, लिमिटिंग रीजन वाला मेथड। ठीक है, बोलो भाई। और Yes, एक लास्ट में, हाँ, एक लास्ट में ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, स्टेप नंबर 4। कई बार क्या होगा, को गैस, जो भी गैस को, कोई पर्टिकुलर गैस को किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन से पास कराया जाएगा, ठीक है। और कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं, या कुछ सॉल्वेंट या कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर गैस को एडजॉर्ब कर लेते हैं, है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा सॉल्वेंट किस गैस को एडजॉर्ब कर लेता है। जैसे कहने का मतलब कि आपने दो गैसों का मिक्सचर लिया, ऑक्सीजन ओजोन, और इनके मिक्सचर को टर्पेंटाइन ऑयल से पास करा दिया। टर्पेंटाइन ऑयल, मिट्टी के तेल को बोलते हैं टर्पेंटाइन ऑयल। तो टर्पेंटाइल ऑयल क्या होता है बेटा, ये ओजोन को एब्जॉर्ब कर लेता है। टर्पेंटाइन ऑयल किसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ओजोन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हम लोग को पता होना चाहिए। इसका मतलब पास कराने के बाद, अच्छा, टर्पेंटाइन ऑयल ऐसे केस में एक्सेस में बोला जाएगा कि एक्सेस में ले रहे हैं। इसका मतलब जितनी भी ओजोन होगी वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसका मतलब इसके एग्जिट पॉइंट से जो गैस निकलेगी वो केवल कौन सी निकलेगी, Oxygen. ऑक्सीजन ही निकलेगी, है ना। ओजोन तो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये भी हम लोग को आइडिया होना चाहिए, है ना। कई बार इस तरह के लिक्विड भी लिए जाएंगे जो किसी मिक्सचर में किसी एक गैस को एब्जॉर्ब कर लिया करेंगे।
तो जैसे ये मैंने लिख दिए हैं, बस आपको एक बार देख लेना है, अब देख लोगे तो याद हो जाएगा आपको। जैसे ओजोन गैस को एब्जॉर्ब कभी करना ना हो तो उसके लिए टर्पेंटाइन ऑयल का यूज करते हैं। टर्पेंटाइन ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती है ओजोन को। ऑक्सीजन को अगर एब्जॉर्ब कराना है तो एल्कलाइन पाइरोगैलॉल का सॉल्यूशन लेते हैं। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कराने के लिए किसका सॉल्यूशन लेते हैं? एल्कलाइन पाइरोगैलॉल का। ठीक है। अगर आपको कोई एसिडिक ऑक्साइड को एब्जॉर्ब कराना है गैसों में, एसिडिक ऑक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिडिक होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी एसिडिक होता है ना। तो इन गैसों को एब्जॉर्ब करने के लिए एल्कोहलिक पोटास लेते हैं, एल्कोहलिक KH का सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है और बेस को पसंद है एसिडिक ऑक्साइड, है ना। मतलब ये जो बेस होते हैं ये एसिडिक ऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। कभी आपको वाटर की वेपर को एब्जॉर्ब करना पड़े तो उसके लिए क्या लेते हैं? उसके लिए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया जाता है। स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट में से कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, P4O10, CaO, है ना, ये ले लेते हैं। तो बस यही दो चार हैं। बस ये पता होने चाहिए कि अगर ये कभी लिए जाएं तो कौन किसको एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, थोड़ा आइडिया लगेगा इसका। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है 1 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 इज टेकन। आपको दो गैसों का मिक्सचर ले रहा है, CO एंड CO2, CO प्लस CO2, और टोटल कितना ले लिया उसने? 1 लीटर। ठीक है। फिर कह रहा है दिस मिक्सचर इज पास्ड थ्रू ए ट्यूब कंटेनिंग रेड हॉट चारकोल। इसको एक हम लोग से पास करा रहे हैं, इस ट्यूब में क्या फिल है? रेड हॉट चारकोल। रेड हॉट चारकोल। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चारकोल क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? Reduce. reducing, हाँ, तो चारकोल आपका रिड्यूसिंग एजेंट Voice है। is not coming. तो वो इन दोनों में किसी एक को रिड्यूस कर देगा। किसको करेगा रिड्यूस? CO2, जो जो अपनी हायर ऑक्सीडेशन नंबर में होगा, जो ऑक्साइड, वो रिड्यूस हो जाएगा, हायर से लोअर में आ जाएगा, है ना। तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन नंबर देखो 4 है, तो ये वाला रिड्यूस होगा, है ना। रिड्यूसिंग yes एजेंट sir, क्या करेगा? हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाले को ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर देगा। और इस ऐसा करने पे क्या है? वॉल्यूम नाउ बिकम्स 1.6। ऐसा करने पे जो वॉल्यूम हो, जो सॉल्यूशन का हो गया, वो 1.6 लीटर हो गया। फिर क्या कह रहा है? द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशन। अच्छा, ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम सेम कंडीशन पे मेजर कर रहे हैं। सेम कंडीशन का मतलब कि वही सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे मेजर कर रहा होगा, है ना। तो टेम्परेचर प्रेशर सेम लेके चल रहा है। फिर कह रहा है फाइंड द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वॉल्यूम। तो आपसे इन दोनों गैसों का परसेंटेज कंपोजिशन पूछ रहा है। तो देखो इसमें सबसे पहले तो हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो रिएक्शन अभी आप लोग ने बताया क्या होगी रिएक्शन, बताओ चलो, क्या रिएक्शन लिख दें? CO2 plus हाँ, CO2 CO, प्लस C से क्या बना दे? कार्बन, CO। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल बन जाएंगे, है ना। अब देखो ये पूरा मिक्सचर कितने लीटर है? 1 लीटर है। और वही वही बात है कि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है। टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो गैसों का वॉल्यूम उनके मोल के क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। direct, ठीक है। तो उसने बोला है 1 लीटर, लेकिन हम लोग को सुनाई देना चाहिए 1 मोल। ईडियोमेट्री के क्वेश्चन में ध्यान रखना, वॉल्यूम को मोल की तरह ट्रीट करना है आपको। तो 1 लीटर को 1 मोल मान लो आप, मान लो कि पूरा मिक्सचर का मोल 1 मोल है, उसमें 1 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड के मान लो कुछ x मोल पड़े हुए हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड के मान लो 1-x पड़े हुए। बोलो भाई, इसमें कोई समस्या तो नहीं, no sir, है ना। अब देखो इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है तो उसके x मोल मैंने माने कि x मोल रिड्यूस हो रहा है ना। और भैया कोक तो एक्सेस में लिया होगा, तो बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड कितने बन जाएंगे?
अगर इसके x मोल रिएक्ट करेंगे, है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितने बनेंगे? कैंची मेथड से बताओ। x इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1, बोलो कितने बनेंगे? 2x, 2x. है ना। तो 2x मोल बनेंगे, है ना। तो 2x मोल तो बेटा इस रिएक्शन से बन गए, लेकिन भैया पहले से भी तो कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल पड़े हुए थे, है ना। जो पहले से पड़े थे वो कितने थे? 1 माइनस एक्स। तो बताओ फाइनल मिक्सचर में कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपको मिलेगी उसके टोटल मोल कितने हो जाएंगे? तो अगर आपसे बोला जाए टोटल मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑब्टेन, है ना, कितने मोल मिलेंगे टोटल? तो रिएक्शन से मिल गए 2x, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड के से कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन जो पहले से पड़े हुए हैं वो तो रिएक्ट ही नहीं करे, वो तो एज इट इज पड़े ही रहेंगे ना। तो वो वाले भी तो पड़े हुए हैं, ओरिजिनल वाले कार्बन मोनोऑक्साइड के। तो टोटल कितने बन गए सॉल्यूशन में? 1 प्लस एक्स। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। और उसने लास्ट में बोला है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम कितना बन रहा है? 1.6 लीटर। और वो जो वॉल्यूम बोल रहा है वो हम लोग को क्या सुनाई दे पड़ रहा है? मोल। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल कितने बन रहे होंगे? 1.6 लीटर बन रहे होंगे, है ना। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 0.6। ठीक है। इससे ये समझ में आ गया कि ये जो हमारा ओरिजिनल मिक्सचर था इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मोल हो गए 0.6, और एक्चुअली ये मोल नहीं है, इसके वॉल्यूम है। तो इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम कितने हो गया? 0.6 लीटर हो गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना हो गया? 0.4 लीटर हो गया। बस वही यही वो पूछ रहा था, ओरिजिनल कंपोजिशन ही तो पूछ रहा था। बोलो भाई, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ओरिजिनल मिक्सचर, ये हो जाएगा 0.6 लीटर। और वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन ओरिजिनल मिक्सचर 0.4 लीटर। टोटल 1 होना चाहिए, ठीक है। बस यही आंसर हो गया। बोलो भाई, चमक गया कि नहीं चमक गया? Yes, sir. है ना। तो एक मुझे करके दिखा दो तब भरोसा होगा कि तुम लोग को सही में समझ में आया है। तुम लोग ऐसे ही असर से कर दो। ये वाला करो अटेम्प्ट आप लोग, F3 वाला।
हो रहा है कि नहीं क्वेश्चन? आयुष्मान बेटा हो रहा है क्वेश्चन? और 140 ml. कितना 140 कह रहे हो? Yes. sir 140 तो नहीं Sir, आता 40. यार। 40. सर 160 है। 160 160 फाइनल वॉल्यूम आ रहा होगा। यस सर। है ना, उसने पूछा है ना व्हाट विल बी द इंक्रीज इन वॉल्यूम, सर तो 60 आपको फाइनल माइनस इनिशियल इसका मतलब निकालना है सर ना। 60 है। अभी बताता हूँ, पहले सभी लोग अटेम्प्ट जरूर कर लो। सिद्धार्थ आ गया तुम्हारा? सिद्धार्थ सिंह यस सर। कितना आ रहा है? सर पूरा नहीं हुआ है, मतलब लास्ट में ये यहाँ तक जहाँ आप कराए हैं सर, उसके अच्छा थोड़ा आगे हुआ है, अभी पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ। चलो उसको अच्छा करके है। भेज दूंगा आपको। हाँ हाँ करके भेज देना बिल्कुल। उसके लिए एक दो क्वेश्चन और देंगे अभी। जूही बेटा हो गया? नो सर अभी पूरा नहीं हुआ है। अच्छा दीपिका? नो से नहीं हुआ। अरे आसान है भाई, करना चाहोगे होगा, बिल्कुल होगा। इजी है क्वेश्चन ये, है ना, सीधे मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ऐसा कुछ नहीं कि ना हो। अभिलेष भारती हुआ? नो सर। सर टोटल 110 ml वॉल्यूम है। Sir, 10 moles increase. 10 more. हाँ 10 है आंसर इसका। भाई मैं देखना चाह रहा भाई कोई तो बताए सही आंसर कम से कम। 10 Sir, आएगा वो बेटा, ऐसा चेंज इन कैलकुलेशन गलत वॉल्यूम होगी 10 थी. आ रहा है। हाँ सही है, 10 आ रहा है तो सही आ रहा है। ठीक है, हर्षिता बेटा आ रहा है? सर थोड़ा बचा है। थोड़ा बचा है, अच्छा। तो देखो एक बार मैच करा लो, कहाँ आप लोग फंस रहे हो, कहाँ पे आप कहाँ तक पहुंच गए हो। देखो इसको, देखो इसने शुरुआत में बोला है कि ऑक्सीजन ओजोन का मिक्सचर है, टोटल वो कह रहा है कि 100 ml है, ठीक है। अभी हमें पता नहीं कि कौन कितने ml है, अभी हमें इनिशियली कितना अभी ये नहीं पता है कि कौन कितने ml है। फिर कह रहा है कि टर्पेंटाइन ऑयल से पास करा रहे हैं, तो टर्पेंटाइन ऑयल ओजोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, ऐसे ही बोला है ना उसने। टर्पेनॉल पास कराने पे देयर वाज रिडक्शन इज वॉल्यूम बाय 20 ml। तो इस लाइन को पढ़ के समझ में आना चाहिए कि टर्पेंटाइन ऑयल ओजोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और ओजोन को एब्जॉर्ब करने पे जो रिडक्शन आ रहा है वो 20 ml का आ रहा है। इसका मतलब ओरिजिनल मिक्सचर में ओजोन जो रही होगी वो 20 ml ही होगी, है ना, तभी 20 ml का रिडक्शन आ रहा है। तो इससे ये समझ में आ गया कि ओरिजिनल मिक्सचर में ओजोन का वॉल्यूम कितना है, 20 ml है ना। और ऑक्सीजन बचा हुआ कितना हो जाएगा, 80 ml हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इससे मिक्सचर का वो पता चल गया, कंपोजिशन पता चल गया, ठीक है। और फिर उसने कहा है कि 100 ml ऑफ सच ए मिक्सचर इज हीटेड, इसका 100 ml को उसने हीट किया है, देन व्हाट विल द इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो कह रहा है वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। तो देखो हीट का जो इफेक्ट पड़ेगा वो ओजोन पे पड़ेगा, क्योंकि ओजोन थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल होती है। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2 मोल ऑफ ओजोन से 3 मोल O2।
अच्छा, ओजोन इनिशियली कितना प्रेजेंट है? तो ओजोन इनिशियली प्रेजेंट है 20 ml, ठीक है। और इसी को हम लोग मान लेंगे 20 मोल, क्योंकि एडियोमेट्री में वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल होता है। अब कैची मेथड लगा के हम लोग ऑक्सीजन का मोल निकाल लेंगे, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम मोल कितना आ गया? 30 मोल। और जो उसका वो मोल है वही हम लोग उसके वॉल्यूम फिर मान लेंगे अगली लाइन में, तो है ना। तो 30 ml O2 इसका मतलब क्या हुई? प्रोड्यूस हुई। तो 30 ml O2 जो प्रोड्यूस हो रही है, ये तो ओजोन के डिकम्पोजिशन से बन रही है। लेकिन शुरुआत में ओजोन पहले हाँ, शुरुआत में ऑक्सीजन पहले से भी तो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 30 ml तो ये बन गई ओजोन के कंबशन डिकम्पोजिशन से, और 80 ml पहले से पड़ी हुई थी ओजोन ऑक्सीजन। तो टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई? तो इसका मतलब टोटल वॉल्यूम हो गया ऑक्सीजन का 180 ml। फाइनल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 80 + 30 110, है ना। और वो हमसे पूछ रहा था क्या? चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो 100 - 100 कर देंगे तो कितने ml आ जाएगा? 10 ml आ जाएगा, है ना। तो ये इसमें करना था। अब इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ये मैं आपको अभी भेज दूंगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा F2, या फिर आप सीट का सेक्शन F लगा लीजिएगा। तो सेक्शन F के जो क्वेश्चन है वो बेटा वो इडियोमेट्री पे बेस्ड है ना। अपनी जो रेजोनेंस की सीट है ना, उसमें सेक्शन F के क्वेश्चन देखो इसमें मैंने ऐड कर दिए, तो ये वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा 14, 13 और ये F2, ठीक है। तो जब 2-4 क्वेश्चन आप खुद से लगा लेंगे तो आपको आसान लगने लगेंगे। ये इडियोमेट्री के क्वेश्चन आसानी होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई टफ होते हैं, लेकिन आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। तो आपको आपका ये आइडियल गैस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है यहीं से। इसके बाद फिर वो रियल गैस वाला पार्ट आता है। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा क्वेश्चन, मतलब आइडियल गैस वाली सीट आप लोग पूरी लगा सकते हैं। आइडियल गैस की सीट आप पूरी कंप्लीट कर सकते हैं अपनी, ठीक है। चलो फिर, है ना, फिर मैं एंड करता हूँ, आपकी क्लास भी हो गई अभी। अगली क्लास में फिर हम लोग इसी के आगे करेंगे, है ना। और वो केमिकल इक्विलिब्रियम का डिस्कशन बचा हुआ था। हाँ, उसका डिस्कशन एक एक्स्ट्रा क्लास लेके ही करेंगे। अभी जो नॉर्मल क्लासे, वैसे भी क्लासे बहुत कम मिल रही हैं, तो उसमें तो यार आगे ही पढ़ाएंगे। अब एक एक्स्ट्रा क्लास लेके फिर उसमें बचा हुआ डिस्कशन करते हैं, ठीक है, ओके सर। है ना। हाँ, Yes, चलो sir. ठीक है बेटा, है ना। ओके, वाइंड अप कर रहा हूँ मैं फिर।